तो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में। इस हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन में समावयवता। क्या बात करने वाले हैं? हेलो एल्केन में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जो समावयवता पाई जाती है वो तीन प्रकार की पाई जाती है। एक मेरा श्रृंखला समावयवता जिसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। दूसरी हमारी पाई जाती है बेटा स्थान समावयवता जिसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और तीसरी हमारे पास प्रकाशिक समावयवता जिसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन में समावयवता। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कोई भी कंपाउंड देता है और क्या देता है, बताओ इस हेलो एल्केन के अंदर कितने समावयवी हैं और उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखो। तो हम आज के लेक्चर में समावयवता डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर बात की जाए समावयवता की कि समावयवता होती क्या है, तो बेटा समावयवता उसे कहते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, ऐसे दोनों यौगिक को एक दूसरे का समावयवी कहेंगे और इसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। ध्यान से सुनो, दो यौगिक हैं, इनके अणुसूत्र समान है लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अणुसूत्र है C2H6O। C2H6O। अब मैंने देखा तो एक कंपाउंड बना CH3CH2OH जिसे बोलते हैं एल्कोहल। OH आ रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। दूसरा हुआ CH3COCH3, दूसरा हुआ ईथर। दूसरा क्या हुआ बेटा, ईथर। तो आप देख सकते हो इन दोनों का अणुसूत्र समान है। इसमें भी दो ही कार्बन, इसमें भी दो ही कार्बन। इसमें भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 1 6। इसमें भी 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6। इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन। तो इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी कारण इन दोनों को हम क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे और इसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समावयवता समझ में आ गई होगी कि समावयवता होती क्या है। तो हमने समावयवता ही डिस्कस करी है स्टार्टिंग में। ध्यान से देखो, हेडिंग डाली हमने समावयवता, आइसोमेरिज्म। हमने कहा वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं और इसी घटना को समावयवता कहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन में समावयवता। तो हमने कहा जो हेलो एल्केन में समावयवता है वो निम्न प्रकार की पाई जाती है। हेलो एल्केन में समावयवता निम्न प्रकार की पाई जाती है और इसमें पहली हमने बात करनी है श्रृंखला समावयवता, जिसे हम कहते हैं बेटा चेन आइसोमेरिज्म। अब चूंकि हमने कहा है कि भाई समावयवता होती क्या है, जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, उन्हें हम समावयवी कहेंगे और इसी घटना को समावयवता। हम कौन सी समावयवता की बात करने वाले हैं, श्रृंखला समावयवता जिसे चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब क्या होगा, हाँ इनके अंदर बेटा क्या होगा इनका अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन इनका डिफरेंस किसमें देखने को मिलेगा, चेन के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, चेन के अंदर अंतर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनकी कार्बन श्रृंखलाएं, लेकिन इनमें क्या होती है, कार्बन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती है। कार्बन श्रृंखलाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक को हम श्रृंखला समावयवी कहेंगे और इसी घटना को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। चेक करो बेटा, चेक करो, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। श्रृंखला क्या होगी, भिन्न भिन्न, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं और इसी घटना को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, चेन हमने चेन पढ़ी है, एक नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन मैंने आपको बताया था जिसे एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल चेन क्या होती है, कार्बन परमाणु की जो सीधी श्रृंखला होती है उसे नॉर्मल चेन कहते हैं। दूसरी हमने चेन पढ़ी है बेटा, सॉरी, आइसोचेन। आइसोचेन किसे कहते हैं बेटा, जब कार्बन संख्या 2 पर
हमारा कोई CH3 ग्रुप आ जाता है तो उसे आइसो चेन कहते हैं। जब कार्बन नंबर 2 पे क्या आ जाता है बेटा, जब कार्बन नंबर 2 पे CH3 आ जाता है, एक साइड चेन आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो चेन कहते हैं। नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि चेन में ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तीसरा, जब कार्बन नंबर 2 पर दो कार्बन आ जाते हैं, यानी कि 2 CH3 आ जाते हैं, तो उसे हम या तो टर्ट बोलते हैं या नियो बोलते हैं। टर्ट कब बोलेंगे बेटा, टर्ट तब बोलेंगे जब मेरे पास ये वाला कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ेगा, 3 अन्य कार्बन जुड़ेगा तो इसे टर्ट कहेंगे, और जब ये 4 अन्य कार्बन जुड़ जाएगा तो इसे नियो कहेंगे। ये सब लिखवाया था, तो फिलहाल मैं टर्ट मान के चल रहा हूं क्योंकि टर्ट ही देखने को मिलेगा। तो टर्ट चेन, ये मेरा क्या होगा बेटा, टर्ट चेन। और एक रह गए मेरे पास सेकेंडरी। सेकेंडरी चेन किसे बोलते हैं, सेकेंडरी चेन किसे बोलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ हेलोजन फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी चेन। जब क्रियात्मक समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन, और उसी को कहते हैं द्वितीयक चेन। यानी कि द्वितीयक मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सेक चेन। तो ये 4 प्रकार की चेन है। श्रृंखला समावेयता में इन 4 प्रकार की चेन में से ही आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। चलिए, मेरा एग्जाम्पल है C4H9Br। पहला मैं नॉर्मल चेन बनाऊंगा। पहले मैं कौन सी चेन बनाऊंगा बेटा, नॉर्मल चेन। अब नॉर्मल चेन तो बिल्कुल सीधी होती है, तो सीधी चेन बनाऊंगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन की एक सीधी चेन। अब चूंकि Br आ रहा है तो Br को लगाऊंगा मैं कार्बन नंबर 1 पे, यहां Br लगा दिया। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं बेटा। आप जानते हो कार्बन जो होता है वो 4 डंडों जुड़ता है। ये 1 से जुड़ रहा है तो 3 हाइड्रोजन, ये 2 से जुड़ रहा है तो 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 से जुड़ रहा है, 1 और 1 2, तो इसलिए इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये बेटा किसने जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है, तो इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो चेक करो, 3 2 5 2 7 और 2 9। इसका नाम है, अगर मैं IUPAC नाम की बात करूं तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। भाई नंबरिंग इधर से करूंगा ना, जिधर से Br पास होगा, पिछला लेक्चर IUPAC पढ़ा है। 1 ब्रोमो, 4 कार्बन को ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब चेन आइसोमेरिज्म में यानी कि श्रृंखला समावेयता में 2 बातें दिमाग में रखनी है आपको। कितनी बातें बेटा, 2 बातें। पहली बात ये दिमाग में रखनी है कि क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर Br को पहले कार्बन पे माना, तो स्थान तो श्रृंखला समावेयता दूसरे आइसोमर के अंदर Br पहले कार्बन पे हो, यानी कि क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज ना हो। जब दूसरा आइसोमर बनाएंगे तो ये दिमाग में रख के बनाएंगे कि इसका स्थान चेंज ना हो। दूसरी बात, जो मेरी पेरेंट चेन होती है, जैसे यहां ब्यूटेन है, ये चेंज हो, ये सेम ना रहे, इसे चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही दूसरा मेरा आइसोमर बनेगा। ध्यान से देखो बेटा, मैंने आइसो ले लिया, क्या ले लिया, आइसो। चेक करो, ये आइसो। बताओ चेन डिफरेंट है या नहीं है, अलग है। नंबरिंग करो, किधर से नंबरिंग होगी, इधर से Br पास पड़ रहा है, इधर से तो पास पड़ रहा है। 1 2 3, बताओ Br पहले कार्बन पे या नहीं है, Br पहले कार्बन पे, यहां भी Br पहले कार्बन पे। हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करो, CH3 CH CH2, चेक करो, 3 3 6 6 7 और 1 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 Br है। 9 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 1 Br, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन संरचना क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, संरचना समावेवी, मतलब श्रृंखला समावेवी। चलिए, अब नाम लिखूंगा मैं, क्योंकि पहला कार्बन इसे कह दिया तो ये मेरा Br साइड चेन हो गया, ये भी साइड चेन हो गया। अब मैं जब इसका नाम लिखूंगा, तो नाम लिखना सिखाया था बेटा, क्या नाम लिखेंगे, Br का नाम पहले लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल, कितने कार्बन की मेरी लॉन्गेस्ट चेन बनी, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, दिखा, 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। अब इसके अलावा श्रृंखला समावेयता इसके अंदर नहीं होगी, 2 ही पॉसिबल है, एक 1 ब्रोमो ब्यूटेन और दूसरा 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। इसके अलावा श्रृंखला समावेयता नहीं होगी।
अगर आपने कोशिश करी बनाने की, जैसे आपने क्या करा, ये ले लिया कि जी यहां ले आओ, इस केस में बी आर की पोजीशन चेंज हो गई, वहां बी आर 1 पे था, यहां बी आर 2 पे आ जाएगा, और हमें बी आर की पोजीशन चेंज नहीं करनी, ये दिमाग में डाल लो बेटा। तो श्रृंखला समावेयता के अंदर बी आर का स्थान चेंज ना हो, अगर मैं ये लेता हूं 4 कार्बन का, तो यहां बी आर की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई दूसरे पार्ट, इसलिए चेंज पॉसिबल नहीं है श्रृंखला के, तो सिर्फ यही पॉसिबल है, 2 आइसोमर। तो C4H9Br में जो श्रृंखला समावेवी हैं वो कितने होंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, श्रृंखला समावेवी कितना होंगे C4H9Br में 2 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा स्थान समावेवता, जैसे कि आप जानते हैं स्थान समावेवता पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहां पर क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज होगा, यहां चेंज होगा। तो स्थान समावेवता किसे कहेंगे भाई, जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक को स्थान समावेवी कहेंगे और इसी घटना को स्थान समावेवता कहते हैं। जैसे चेक करो पहले, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होता है, स्थान समावेवी कहलाते हैं और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, स्थान समावेवता कहते हैं। क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न होना चाहिए, जबकि श्रृंखला समावेवता में श्रृंखला अलग हो स्थान सेम होता है, स्थान समावेवता में स्थान अलग हो श्रृंखला सेम होती है। चेक करते हैं C4H9Br में देखते हैं। पहला अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन लेनी है 4 कार्बन की और Br लगा दो, बैलेंसी पूरी करो, इसे 3 हाइड्रोजन, इसे 2 हाइड्रोजन, इसे 2 हाइड्रोजन, इसे 2 हाइड्रोजन। IUPAC नाम लिख दो, क्या नाम होगा, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, क्या नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। भाई सिखा चुका हूं मैं IUPAC नाम पिछले लेक्चर में, नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं, हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण बाय विजन इंस्टीट्यूट, चेक कर सकते। दूसरा, अब आपको क्या करना है बेटा, पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। अभी Br1 पे है ना, तो Br को यहां ले आओ 2 पे, इधर ले आओ 2 पे, तो 2 पे जैसे लाते हो तो CH3 CH2 CH, यहां लगा दो Br और ये CH3, चेक करो पोजीशन 2 पे आते तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या नाम बना 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो पेरेंट चेन चेंज नहीं हुई, इधर भी ब्यूटेन है और इधर भी ब्यूटेन है, श्रृंखला सेम है, इधर भी ब्यूटेन इधर भी ब्यूटेन, क्या चेंज हुआ, Br की पोजीशन, यहां Br1 पर यहां Br2 पे, तो इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा, श्रृंखला स्थान समावेवता पाई जाएगी। अच्छा, एक कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी से यहां लियो तो तीसरा बन जाएगा, जैसे अब इसे यहां लेकर तो अब मेरा जो बेटा Br है वो इधर से पास पड़ जाएगा, क्योंकि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर Br समूह यानी कि हैलोजन समूह पास होता है, तो अब हैलोजन इधर से पास पड़ेगा ना 1 2 3 4, तो अभी ये क्या नाम बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो क्या ये अलग है, नहीं ना, ये यही तो है, ये यही तो है। इसका मतलब इसके अंदर भी हमारे पास केवल और केवल 2 ही स्थान समावेवी होंगे। कितने होंगे बेटा, 2 ही स्थान समावेवी होंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, आगे बढ़ते। तो आपने सीखा कि समावेवता क्या होती है, हेलो एल्केन में जो समावेवता पाई जाती है वो श्रृंखला समावेवता सीखी, स्थान समावेवता सीखी। अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि C4H9Br में सभी संभावित समावेवियों की संख्या, मुझे बताना है C4H9Br में सभी संभावित समावेवियों की संख्या और उनके IUPAC नाम, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं C4H9Br में, वो सारे के सारे मुझे क्या बताने हैं, समावेवियों की संख्या बतानी। ओके, अब यहां पर हम समावेवियों की जब संख्या बताएंगे तो उसने ये नहीं कहा कि स्थान समावेविता बतानी है या श्रृंखला समावेविता बतानी है, तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे सब मिक्स करके बताना है जितना भी पॉसिबल हो सके। तो मैं बनाना शुरू करता हूं। पहला ध्यान से देखो, पहला हमने बनाया, बिल्कुल सीधी चेन रख लेते हैं, बिल्कुल सीधी चेन, ये रहा बिल्कुल सीधी चेन। एक तो ये बन गया, नाम बताओ इसका क्या होगा, नंबरिंग यहां से करूंगा, क्या नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, होगा या नहीं होगा,
1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरे में आप क्या करो, दूसरे में क्या करो, आइसो चेन ले आओ। आइसो चेन जैसे लाते हो तो कार्बन नंबर 2 पे आपको CH3 लगाना पड़ेगा। ये आ गया हमारा, ये आ गया। इसका नाम बताओ जल्दी से, नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3। क्या नाम बनेगा, 1 ब्रोमो 2 मैथिल और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्या बोल, सॉरी 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ये 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। तीसरा क्या बना सकते हो, तीसरा क्या बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो कि भाई Br की पोजीशन 1 से 2 पे ले आओ, क्योंकि अब मुझे स्थान और श्रृंखला दोनों मिक्स करने हैं। बताओ बना सकते हैं नहीं, जल्दी से बताओ, पॉसिबल है या नहीं। अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर देखोगे आप, यहां ध्यान देखो 1 2 3 4। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 2 ब्रोमो, 2 पे है ना Br और 4 कार्बन के एल्केन का नाम ब्यूटेन। इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर Br को यहां लाऊं तो ये भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि नंबरिंग फिर इधर से हो जाएगी, तो यहां नहीं ला सकते। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप क्या करो, 2 साइड चेन ले आओ। ये रहा, ये रहा, 2 साइड चेन लिया, 2 साइड चेन लिया। अब यहां पर नंबरिंग करो, तो मैंने इस तरह का यूपीएससी कराया था आपको। नंबरिंग करो, मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 और इसको 3। ये साइड चेन और ये साइड चेन, क्या नाम बनेगा बेटा, 2 ब्रोमो 2 मैथिल। कितने कार्बन हो, 3 कार्बन को प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। यहां 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन है और यहां 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन है, अलग है। आपको दिख भी रहा होगा, श्रृंखला अलग है भाई, चेन अलग है। यहां 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन और यहां 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, तो दोनों डिफरेंट है। इसके अलावा और नहीं बनेंगे, तो यानी कि C4H9Br के कितने समावयवी हो सकते हैं, 4 समावयवी, जिनका यूपीएससी नाम भी आपके सामने और समावयवी भी आपके सामने। प्रैक्टिस करना, कर करके देखना, तो ही आएंगे चीजें। बार बार प्रैक्टिस करना। और कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें और डाउट आपके क्लियर कर सके। और एक और बात बेटा, आपकी कमेंट करने से ये पता चलता है कि हम आपको पढ़ा कैसे रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा पढ़ा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा आपको, तो हम फिर सुधार करेंगे। इसलिए कमेंट जरूर करा करें कि आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, C5H11Br में सभी संभावित समावयवों की संख्या बतानी है। जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर समावयवों की संख्या बतानी है। तो अगर मैं इसमें समावयवों की संख्या की बात करूं तो C4H9Br में तो 4 समावयवी पाए जाते हैं, जबकि C5H11Br में 8 समावयवी पाए जाते हैं। कितने बेटा, 8। तो यहाँ 8 समावयवी पाए जाएंगे, आठों के आठों के स्ट्रक्चर और मैं इनके आईयूपीएससी नाम बताऊंगा। पहला, ध्यान से देखते रहना, सबसे पहले एक सीधी चेन बनाएंगे, CH3 CH2 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 Br। नाम क्या होगा बेटा, नंबरिंग में उधर से करूंगा क्योंकि Br इधर से पास पड़ेगा, तो नाम क्या होगा इसका, 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा क्या करना है, Br की पोजीशन चेंज करो, पहले 1 से 2 पे लेकर आओ, Br को 1 से 2 पे ले आओ, और जब 1 से 2 पे लाते हो यहां लगा दो Br। अब बताओ क्या नाम बनेगा इसका, बताओ भाई क्या नाम बनेगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 भाई इधर से Br पास पड़ेगा ना। तीसरा देखो, तीसरा Br को इधर ले आओ, 2 से यहां पे ले आओ तीसरे पे, तो CH3 CH2 CH, यहां ले आओ बेटा CH2 CH3। इधर से भी Br तीसरे कार्बन पे, इधर से भी Br तीसरे कार्बन पे, तो मैं इसको नाम लिख दूंगा। ध्यान से देखो बेटा, नाम 1 2 3 4 5, इधर से भी तीसरे पड़ता है, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, वह मर्जी आपकी। तो 3 ब्रोमो, 5 कार्बन को पेंट, साथ में सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ोगे तो 3 ब्रोमो पेंटेन। 3। चौथा, अब अगर आप इसको, अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसको यहां लेकर आते हो तो ये इधर से पास पड़ जाएगा, तो दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, जो कि वो है।
तो इसका मतलब ये अब इसका आगे हम शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेम रूप बन जाएंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा वापस पहले पे, तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक CH3 साइड चेन लूंगा। एक CH3 क्या लेंगे हम, साइड चेन, यानी कि आइसो स्ट्रक्चर लेंगे, आइसो, ये वाली, ये रहा। अब नंबरिंग करो बेटा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। साइड चेन में पहले Br का नाम लिखूंगा तो 1 ब्रोमो, फिर मैथिल लिखा जाएगा तो 3 मैथिल, और कितने कार्बन के एल्केन है, 4, 4 कार्बन को ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 4 ही तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हुई हमारी बेटा, 4 कार्बन की, 4 कार्बन को ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन। पांचवा इस CH3 को यहां ले आओ, CH3 को यहां ले आओ, और जब यहां लेकर आते हो तो ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH, इस CH पे लगा दो CH3 CH2 Br, नंबरिंग करो, Br जिधर से पास होगा उधर से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। देखो डिफरेंट है या नहीं है, डिफरेंट है। यहां 1 ब्रोमो 3 मैथिल है, यहां 1 ब्रोमो 2 मैथिल, वहां 3 है यहां 2 है, डिफरेंट है बेटा। तो ये हो गया। सातवां देखो बेटा, सातवां सॉरी छठा देखो। अब मैं क्या करूं, ध्यान सुनो, ये जो Br है उसको इसके साथ लगा दो, ये जो Br है उसको कहां लगा दो, इसके साथ लगा दो, यहां लेकर आता हूं Br, तो ये H यहां आ जाएगा, Br यहां आ जाएगा, तो अब क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, यहां ध्यान से देखो, यहां Br लग गया और यहां CH3, नंबरिंग करो, अभी भी उधर से नंबरिंग होगी क्योंकि Br उधर से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4, क्या नाम बनेगा, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। डिफरेंट है क्या, जल्दी बताओ, डिफरेंट है ना, ये रहा, यहां 1 ब्रोमो और यहां 2 ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। ओके, अब आगे बढ़ो, सातवें में क्या करना है, ध्यान सुनो, सातवें में क्या करना है, इस Br को अब इधर शिफ्ट करा दो, इस Br को अब इधर शिफ्ट करा दो, और जैसे इधर शिफ्ट कराते हो तो CH3 यहां आ जाएगा Br CH CH3 CH3। अब नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी क्योंकि Br इधर से पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4, क्या नाम बनेगा, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। चेक करो, यहां 2 ब्रोमो 3 मैथिल है और यहां बेटा ध्यान से देखो 1 ब्रोमो 3 मैथिल है, वहां 2 ब्रोमो 3 मैथिल है, यहां 1 ब्रोमो 3 मैथिल है, तो इसलिए डिफरेंट है भाई। आठवां देखो, आठवां में क्या करना है, अभी से इधर तो शिफ्ट करा नहीं सकता मैं क्योंकि ये 1 ब्रोमो 3 मैथिल बन जाएगा जो कि हमारा पहले ही है, चौथा आप देख सकते हो वहां पे। अच्छा, तो फिर क्या करें भाई, ये जो साइड चेन है हम ऐसे लेंगे, नियोफॉर्म बनाएंगे, इसकी नियोफॉर्म, ऐसा कार्बन जो 4 अन्य कार्बन जोड़ता है उसे नियोफॉर्म बना दी, 2 साइड चेन एक ही कार्बन पे लगा दी। अब नंबरिंग किधर से करूंगा, जिधर Br पास होगा, तो 1 2, ऐसे जाऊं 3, ऊपर जाऊं 3, नीचे जाऊं 3, तो सीधी चेन प्रायोरिटी देंगे। अब यहां पर देखो इसका नाम क्या होगा, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन, डिफरेंट है भाई, 1 पे Br आ रहा है तो इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथिल, और क्या बनेगा भाई हमारा, 3 कार्बन के एल्केन का नाम है तो ये 8 रूप बन सकते हैं, एक बार और देख लो इसको। इसके अलावा कोई भी हमारे पास का IUPAC समावयवी नहीं होगा, सिर्फ 8 समावयवी होंगे C5H9Br के, जो कि आपके सामने बेटा। ध्यान से देखो, पहले नॉर्मल चेन बनाए, फिर Br को दूसरे पे ले आया, फिर Br को तीसरे पे ले आया, 3 रूप ये हो गए। फिर मैंने क्या करा, CH3 का रेजोनेंस कराया, CH3 को लेकर आया, राइट, एक साइड चेन मतलब आइसो ग्रुप लिया, फिर मैंने CH3 को यहां ले गया, ओके। फिर मैंने क्या करा, अब Br की रेजोनेंस कराया तो Br को लेकर आया, तो Br को यहां लाया, फिर Br को यहां लाया, और फिर मैंने क्या करा, एक और CH3 को उस CH3 के साथ लगा दिया, एक और CH3 को क्या करा बेटा, एक और CH3 के साथ लगा दिया। तो ये 8 प्रकार के हमारे पास C5H11 यानी कि C5H11Br के समावेशी हो सकते। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा प्रकाशिक समावेशिता तीसरी,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है प्रकाशिक समावयवता? सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान सुनो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, हाँ अणुसूत्र समान होंगे, यहाँ संरचना सूत्र भी समान होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अभी फिलहाल जो पढ़ रहे थे पहले, उनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग थे, लेकिन जो प्रकाशिक समावयवी होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो फिर डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ही बता रहे हैं कि ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र, अणु सूत्र, भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग होता है या भिन्न होता है। किसके प्रति? समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति। क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश? ऐसा प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं, ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये जो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं, अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं तो इसे डी कहते हैं, और ये अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो इसे एल कहते हैं। डी मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एल मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक। अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे पास लाइट का ये सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, चारों तरफ से कंपन निकल रही है, ऐसे करके प्रकाश स्रोत है। बेटा ध्यान से देखना इसको बहुत अच्छे से। ये प्रकाश स्रोत है, ये क्या है मेरा? प्रकाश स्रोत, लाइट का सोर्स है। अब यहां से लाइट निकल रही है, क्योंकि यहां तो लाइट जो है वो चारों डायरेक्शन में कंपन कर रही है, हर एक डायरेक्शन में कंपन है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर एक डायरेक्शन में कंपन है यहाँ तो। अब मैं इसलिए मैं प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए इसको निकोल प्रिज्म से पास करूंगा। ये मेरा निकोल प्रिज्म। क्या है ये? निकोल प्रिज्म। क्या होता है निकोल प्रिज्म? जब हम लाइट के सोर्स को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो निकोल प्रिज्म इस लाइट के सोर्स को एक ही तल, इस लाइट के सोर्स को यानी कि जो प्रकाश के कंपन है, इसको केवल एक ही तल में अपने में से पास होने देता है, बाकी सारे तलों के कंपन को कैंसिल कर देता है। केवल एक ही तल के कंपन पास हो सकते हैं इस निकोल प्रिज्म से, एक ही तल के कंपन, बाकी सारे के सारे कंपन क्या करेगा? नेग्लेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा। अब सुनो, मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर जो लाइट के कंपन निकले वो ये वाले निकल गए, तो ऐसे वाले कंपन निकल गए। ध्यान से देखते रहो बेटा, ये वाले कंपन निकल गए लाइट के। ये चूंकि अब लाइट के कंपन केवल एक ही तल में है, ऐसे प्रकाश को हम कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे बेटा? समतल ध्रुवित प्रकाश। एक ही तल में है ना, तो समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मैं क्या करूंगा? इस समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलैरिमीटर ट्यूब से पास करूंगा। क्या होती है पोलैरिमीटर ट्यूब? पोलैरिमीटर ट्यूब पोलैरिमीटर ट्यूब बेटा उसे कहते हैं जिसमें हम वो कंपाउंड डालते हैं जिसके प्रति लाइट का बिहेवियर देखना है। तो मैं इसके अंदर कंपाउंड डाल रहा हूं, वो कंपाउंड डाल रहा हूं जिसका मुझे लाइट के प्रति बिहेवियर देखना है, जिसका मुझे लाइट के प्रति बिहेवियर देखना है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कैसे रोटेट करता है, कहां को रोटेट करता है। तो ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर तीन पॉसिबिलिटी है। या तो ये लाइट को रोटेट कर देगा घड़ी की दिशा में, ऐसे, घड़ी ऐसे तो रोटेट होती है बेटा, तो या तो लाइट को रोटेट कर देगा ये घड़ी की दिशा में, और अगर इसने लाइट को घड़ी की दिशा में रोटेट कर दिया तो इसको हम कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अगर इसने लाइट को रोटेट कर दिया घड़ी की दिशा, इसके नाम से पहले डी लिखते हैं तो इसलिए डी रूप कहेंगे। और अगर ये लाइट के मेरा कंपन ऐसा है ना, और अगर लाइट के समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट कर दे, उल्टा रोटेट कर दे, ऐसे रोटेट कर दे। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लाइट के तल को ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे, तो इसे कहेंगे हम वाम ध्रुवण घूर्णक। इनके नाम से पहले क्या लिखते हैं बेटा? एल लिखते हैं। दो पॉसिबिलिटी होगी। और तीसरा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे समतल ध्रुव प्रकाश आपने इसमें से पास करा, वैसा का वैसा ही निकल जाए, वैसा का वैसे ही निकल जाए, बिल्कुल सीधा का सीधा निकल जाए, ऐसा कैसे? ठीक है, इसका मतलब ये लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाया। और अगर ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाया तो हम कह सकते हैं प्रकाश
असक्रिय पदार्थ, असक्रिय पदार्थ मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ये प्रकाश के प्रति इनएक्टिव है, असक्रिय, ये कोई क्रिया नहीं करता। तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो लाइट के तल को घड़ी की दिशा में घुमाएगा, ये लाइट के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, ये लाइट को किसी भी तल में नहीं घुमाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी कब है? ये तब है जब कंपाउंड के अंदर असम्मित कार्बन उपस्थित ना हो। क्या कहा मैंने? असम्मित कार्बन। जी, कार्बन के प्रकार जब पढ़ाए तो उसमें बताया था मैंने असम्मित कार्बन किसे कहते हैं। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है, ऐसे कार्बन को असम्मित कार्बन कहते हैं। तो अगर असम्मित कार्बन उपस्थित है तो वह लाइट के तल को रोटेट करेगा, और अगर असम्मित कार्बन नहीं है तो वह लाइट के तल को रोटेट नहीं करेगा, मतलब लाइट उससे जैसी है वैसी वैसी पास हो जाएगी। तो प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करने के लिए एक कंडीशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए? असम्मित कार्बन उपस्थित होना चाहिए। आई कुछ बात समझ में? प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? उसके पास असम्मित कार्बन उपस्थित होना चाहिए। असम्मित कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है। जैसे कि इस कार्बन में देखो चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हुई है, मतलब ये असम्मित कार्बन है। और अगर इसमें असम्मित कार्बन है तो इस कंपाउंड को मैं पोलरिमीटर ट्यूब में डाल दूं और यहां से समतल दूरी प्रकाश पास करूं तो ये या तो लाइट को रोटेट करेगा घड़ी की दिशा में, ये लाइट को रोटेट करेगा घड़ी की विपरीत दिशा। बात समझ में आ गई होगी? तो ध्यान से सुनो बेटा, एग्जाम्पल भी लेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, फिलहाल समझे। प्रकाशिक समावेवता किसे कहते हैं इसको समझे। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु इनका व्यवहार समतल ध्रुव प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को प्रकाशित समावेवता कहते हैं। प्रकाशिक समावेवता कहते हैं, राइट। जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को विचलित कर दे, रोटेट कर दे, इसी को हम कहेंगे प्रकाशिक समावयवी और इसी घटना को प्रकाशिक समावेवता। ध्यान सुनो, प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करने के लिए असम्मित कार्बन का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर असम्मित कार्बन है तो प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करेगा, और अगर असम्मित कार्बन नहीं है तो प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे देखो, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। इनके नाम से पहले डी लिखते हैं, मैंने बताया दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, इनके नाम से पहले डी लिखते हैं, जो घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। जबकि वे यौगिक जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं उन्हें हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, ये कहलाते हैं। इनके नाम से पहले क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। अब मैंने आपको यह समझा दिया। अब मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3CHOH COOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब मैं यहां दिखा रहा हूं, मेरा ये वाला कार्बन ध्यान से देखना, ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, नीचे जुड़ा हुआ है CH3 से, ये रहा, ये CH3 और ये COOH। अब बचा मेरे पास H और OH, तो एक तरफ लिया मैंने H और एक तरफ लिया मैंने OH। चेक कर सकते हो बेटा कि एक ऐसा कार्बन है ये वाला जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हुई है। ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? असम्मित कार्बन। क्या ये? असम्मित कार्बन। अब यहां पर जब मैं एक मिरर रखता हूं तो ये लाइट को या तो रोटेट करेगा घड़ी की दिशा में, या ये लाइट को रोटेट करेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर मैं इसको डी रूप कह दूं, डी लैक्टिक एसिड कह दूं, डी लैक्टिक एसिड, तो अब अगर मैं मिरर में देखूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा 180 के पे, तो फिर मुझे क्या मिलेगा बेटा? COOH CH3, मेरा OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो अगर ये डी फॉर्म है तो फिर ये क्या होगा? मेरा L ग्रुप होगा, यानी कि ये L लैक्टिक एसिड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा लैक्टिक एसिड है वो दो रूपों में मिलता है, एक डी रूप और एक L, एक डी रूप और एक L रूप में मिलता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, प्रकाशिक समावेवता आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
पढ़ते रहिए, मेहनत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।